हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर लेसन्स क्लासेस। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था। डिफरेंशियल इक्वेशन में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था किसी तरह से क्या हम सॉल्यूशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व कैसे निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरह से बनाना सीखा था उस लेक्चर में। आज क्या है, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस देखेंगे। अब इस चीज़ को अगर मैं क्लैरिफाई करूं कि सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, तो जरा एक लाइन में इस चीज़ को समझना। क्या है, अगर मेरे पे कोई फैमिली ऑफ कर्व थी तो वहाँ से मैंने क्या किया, उस फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, डिफरेंशियल इक्वेशन। और याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं था, जबकि अब क्या है, इस बार हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। डिफरेंशियल इक्वेशन से मुझे फैमिली ऑफ कर्व बनानी है। तो यहां जब फैमिली ऑफ कर्व से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया या उस कर्व को डिफरेंशिएट किया, यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट। जब मैं उसको इंटीग्रेट कर लूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो जब इंटीग्रेट करूंगा तो ये जो dx और dy डिफरेंशियल टर्म्स थी सारी की सारी गायब हो जाएंगी। गायब होने के बाद मुझे क्या मिलेगी, एक फैमिली ऑफ कर्व। और ये चीज आपको भी पता है कि हम जितनी बार इंटीग्रेट करते हैं एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट या एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लगाते हैं साथ में। तो यहां पे अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। यानी कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पे मेरी टर्म dy बाई dx आपको दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, उस इक्वेशन को मुझे एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वहां से dy बाई dx क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जब एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे आपको कांस्टेंट्स देखने को मिलेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये भी इस बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। क्या बोला, जब फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके, तो वहां पे क्या है, आपको कांस्टेंट्स देखने को मिलेंगे। जस्ट इसका उल्टा, यहां पे फैमिली ऑफ कर्व में स्टार्टिंग में कांस्टेंट्स थे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहां डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में लास्ट में क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। जस्ट एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है ये। तो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस वो फैमिली ऑफ कर्व निकालना जहां से वो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। ये है मोटा मोटा क्या, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, उस बारे में भी बात करेंगे। आई होप यहां तक ये चीज क्लियर होगी कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कह रहे हैं हम, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी। ऊपर वाली जो टॉपिक पढ़ा था हमने, उसको पढ़ा था हमने फॉर्मेशन में, और नीचे वाला जो टॉपिक है इसे पढ़ेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा आज का टॉपिक। ठीक, अब दो तरीके के सॉल्यूशन थे, मैंने आपको बताया, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जब भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगी, आप उसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेट करके। अलग अलग तरीके हैं उनको इंटीग्रेट करने के, एज सच डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। कब कोई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होगा, कोई होमोजीनियस फॉर्म में होगा, या कोई लीनियर फॉर्म में होगा। उस तरीके से हम उसको डिफरेंशिएट करके एक फैमिली ऑफ कर्व निकालेंगे, और लास्ट में क्या है, हमें कुछ कांस्टेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर वो कांस्टेंट्स एज इट इज मौजूद हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में, यानी कि फैमिली ऑफ कर्व में अगर कांस्टेंट मौजूद रखोगे आप, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा मैं, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की मतलब वो एक फैमिली ऑफ कर्व देगा, कोई पर्टिकुलर कर्व नहीं देगा, इसलिए जनरल सॉल्यूशन इसे बोलते हैं, ताकि जनरल कोई फैमिली ऑफ कर्व वो दिखा रहा है। जब उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आप हटाएंगे किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ, यानी किसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, तो वो फैमिली ऑफ कर्व ना देके केवल एक सिंगल कर्व देगा। तो उस सिंगल कर्व की इक्वेशन जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी एक हिसाब से फिर कह लें आप, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फिर से कोई कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि उस कांस्टेंट को हटा के हमने एक पर्टिकुलर कर्व निकाल ली है। जबकि जनरल सॉल्यूशन में अभी भी आपका क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद होगा। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में अगर लास्ट में आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो समझ जाना वो उसका जनरल सॉल्यूशन है। अगर कोई पर्टिकुलर सिंगल कर्व आ गई है वैल्यू पुट करने के बाद, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। ठीक, वेरिएबल सबसे पहली फॉर्म है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को, और सबसे इजी फॉर्म भी कह लीजिए, वो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, क्या होंगे इसमें जो आपके वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कौन से होंगे, दो ही होंगे। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बताया था कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो होने नहीं जा रहा है,
केवल क्या होगा, एक डी वाई एक्स की टर्म होगी, एक डी वाई की टर्म होगी और साथ में एक्स वाई होंगे। तो क्या होगा इस केस में, आपके जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई वो आराम से आपको क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट होते हुए दिख जाएंगे। अगर एक दूसरे से सेपरेट होते हुए दिख गए तो एक्स के साथ एक्स की टर्म्स ले लीजिए, वाई के साथ वाई की टर्म्स ले लीजिए, उसके बाद उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई आप इंटीग्रेट करें, आपको क्या मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है वेरिएबल सेपरेबल का। जब मैंने आपको स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन की इक्वेशन बताई थी तो वहां मैंने क्या बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है उसकी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन किस चीज की, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली की स्ट्रेट लाइंस की। और आपको ध्यान होगा तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी थी, y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि इस y इज इक्वल टू एम एक्स से मैंने क्या बनाई, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं y इज इक्वल टू एम एक्स तक वापस पहुंच जाऊं, बस इतना सा मतलब है सॉल्यूशन का। तो क्या करूंगा, यहां आपको दिख रहा है यहां पे जो y वाली टर्म है वो सेपरेट हो सकती है, x से अलग अलग दिख रही है। तो क्या करूंगा, मैं y को नीचे ले आऊंगा और यहां से x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाऊंगा। अब क्या हुआ, y के साथ मेरे को y की टर्म्स दिखने लग गई, x के साथ मेरे को x की टर्म्स दिखने लग गई। अब सिंपल प्रोसेस, इस dy और dx को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां हमें इंटीग्रेट, यहां इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा क्या, ln y 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन, इधर किया तो आ जाएगा ln x 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन। प्लस जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट आप कह सकते हैं कि सर एक इस तरफ भी आएगा एक उस तरफ भी आएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इंटीग्रेशन में दो कांस्टेंट आपके आ रहे हैं तो मैंने क्या कहा था, उन दोनों कांस्टेंट्स को मैं इकट्ठा करके पर्टिकुलर एक कांस्टेंट लिख लूंगा। तो यहां पे जो कांस्टेंट आएगा उसे मैं मान लेता हूं c। अब देखना ये c मुझे थोड़ी दिक्कत कर रहा है क्योंकि मैं यहां लॉग की प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहा हूं। तो क्या सीन हो जाएगा, यहां पे यहां वाले को मैं ln y लेने देता हूं, इसको ln x लेने देता हूं, प्लस c एक कांस्टेंट है तो फिलहाल मैं इस c की वैल्यू को ln m लिख सकता हूं, नेचुरल लॉग ऑफ m, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ m भी फाइनली एक कांस्टेंट ही आना है। बट इससे मेरा क्या होगा इक्वेशन में, इस तरफ मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको ऐसा लिख सकता हूं mx, यहां आ जाएगा ln y। अब यहां से लॉग कैंसिल होकर इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू mx। तो देख रहे हैं आप ये चीजें कैसे इंटररिलेटेड है। हमने फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी, अब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करके वो dy और dx की टर्म्स हटा दी और वापस क्या ले आया, जहां से मेरी फैमिली ऑफ कर्व शुरू हुई थी, y इज इक्वल टू mx। ठीक, यहां तक चीज क्लियर, सॉल्यूशन का मतलब और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मतलब तैयार। और वेरिएबल सेपरेबल किस तरह से हमें क्वेश्चन में ही दिख जाएगा कि ये वेरिएबल सेपरेट होते हुए दिख रहे हैं, तो वहां थोड़ा ज्यादा दिमाग नहीं लगा के क्या करेंगे, सिंपल y के साथ y की टर्म्स, x के साथ x की टर्म्स और उसके बाद क्या कर देंगे, उनको सिंपल इंटीग्रेट। बेस्ड ऑन ऑल दिस अभी एक आधा क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन होते किस तरह से हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन मेरा ये क्या दिया है, इफ y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू वाई एक्स, ऐसा कहने का मतलब ये है, ये बस इतना कहना चाहता है कि y को आप यहां कांस्टेंट ट्रीट ना करें, y क्या है, x के ऊपर डिपेंडेंट है, y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंडेंट है, तो y को आप प्लीज कांस्टेंट ना ट्रीट करें, बस इतना कहने का मतलब है यहां। एंड 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 y प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और साथ में कुछ कंडीशंस दे रखी है इन्होंने। ठीक, उस कंडीशंस को बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और आखिर में उसने बोला है देन y इज पाई बाई 2 की वैल्यू, मतलब जब x की वैल्यू पाई बाई 2 होगी y की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा कुछ पूछ रहा है वो। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, 2 प्लस साइन एक्स अपॉन में y प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। अब मुझे यहां से ये चीज भी दिख रही है कि अगर इस cos x को मैं नीचे ले आऊं और y प्लस 1 को ऊपर ले जाऊं तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मेरे को दिख सकती है। तो फिलहाल क्या करता हूं, खैर मैं इस dx भी लाना है यहां पे, तो इस 2 प्लस साइन एक्स को इसके नीचे ले आता हूं, माइनस कॉस एक्स तो है ही, 2 प्लस साइन एक्स को मैं नीचे ले आया इसके, और साथ में क्या ले आया, यहां से dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहां कितना बच गया मेरा, 1 अपॉन y प्लस 1, साथ में क्या बच गया, dy। अब क्या हुआ, मुझे यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट होते हुए दिख गए, यानी x के साथ x की टर्म्स दिख रही है, y के साथ y की टर्म्स दिख रही है। तो अब क्या करूंगा, अगला प्रोसेस मेरा क्या होगा, सिंपल इनको इंटीग्रेट करना। इस तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा तो आ जाएगा 1 अपॉन y प्लस 1 dy इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इस तरफ आ जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2 प्लस साइन एक्स साथ में dx।
अब रही बात इसके इंटीग्रेशन की, अब यहां से तो इंटीग्रेशन शुरू हो गया आपका इंडेफिनेट, ये तो साफ दिख रहा है मेरे को क्या है, ln y+1 का इंटीग्रेशन है। यहां जबकि दिख रहा है आपको, तो क्या करते हैं इस केस में हम, अगर मेरे को नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, देखो 2 + sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, 2 + sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, ऊपर cos x, तो अगर नीचे वाले को t लूं तो ऊपर वाला dt बन जाएगा। इस टाइप के फॉर्म हमने किए हैं सब्स्टिट्यूशन में, तो माइनस तो रहेगा ही साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ln 2 + sin x। अगर नीचे वाले को आप t ले तो 1/t dt इस टाइप का बन जाता है, तो उसका मान आता क्या है, log t आंसर आ जाता है। प्लस एक कांस्टेंट आएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ना लगाते हुए क्या करता हूं, एक तरफ इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगाता हूं। अब अगर दोनों टर्म्स मेरे को लॉग में दिख रही है तो मेरा प्रेफरेंस होती है कि मैं इस कांस्टेंट को भी क्या ले लूं, लॉग में, -ln 2 + sin x प्लस, इसको अगर मैं ln c लिख लूं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली क्या है, कांस्टेंट आने वाला है। तो ln y+1, इस नेगेटिव टर्म को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो ऐसी बन जाएगी, +ln 2 + sin x = ln c। अब अगर log की प्रॉपर्टी लगाऊं तो log m + log n कितना हो जाएगा, log m * में n, इस तरफ क्या है, ln c, log नेचुरल से log नेचुरल कैंसिल, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, y+1 2 + sin x = c। अब देखना, ये तो हमारा एक सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन। यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या आर्बिट्री कांस्टेंट ले लो, हमें दिख रहा है। बट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखना, उसने क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी है। सबसे पहली कंडीशन तो दी है कि y0 = 1, मतलब जब आप x की जगह 0 पुट करोगे y का सॉल्यूशन कितना आने वाला है, 1। और फाइनली उसने पूछा है अगर ऐसा है तो जब x की वैल्यू π/2 पुट करोगे y कितना आने वाला है। तो पहले मैं कंडीशन लगाता हूं, जब मेरी x की वैल्यू 0 है, y कितना है, 1। तो इसी में जब मेरी x की वैल्यू 0 है, क्या बोला है उसने, y0 = 1 बोला है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं। हाँ, y0 = 1, मतलब जब x की वैल्यू 0 है, y कितना है, 1। तो y की जगह 1 पुट करता हूं, x कितना आ गया, 0, sin 0 कितना होता है, 0 = c। तो यहां से मेरी c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 2 4। अब c की वैल्यू मेरी अगर 4 आ गई तो मेरी जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कुछ ऐसी बन जाएगी, y+1 = 2 + sin x = 4। अब फाइनली उसने मेरे से क्या पूछा है, y π/2 की वैल्यू, मतलब जब x की वैल्यू π/2 पुट करूंगा y कितना आएगा, x की वैल्यू π/2 पुट करोगे तो यहां कितना आ जाएगा, 3, sin π/2 1, यहां आ जाएगा y+1 × 3 = 4। यहां से y+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3, और y की वैल्यू आ जाएगी 4/3 - 1, 4/3 में से 1 गया तो कितना बच गया, फिर से 1/3, यह आ जाएगा यहाँ पे मेरा 1/3। तो मेरा y π/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1/3 कहां पे दिख रहा है मुझे ए ऑप्शन में मेरा 1/3 दिख रहा है। तो मेरा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। कुछ नहीं किया, वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म दिख रही थी, cos x को यही रहने दिया, 2 + sin x को नीचे लेके आया, वहां से क्या हुआ, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गई, जहां y के साथ y की टर्म्स, x के साथ x की टर्म। उसके बाद जो है आपकी इंडेफिनेट इंटीग्रल का टेस्ट होता है। यहाँ पे जितना अच्छा आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल है उतनी अच्छी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये चीज़ मान के चलिए। अगर आप इंडेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मान के चलिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन फाइनल तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बीच में ही अटक जाएंगे, क्योंकि कहाँ तक वेरिएबल सेपरेबल होगी, होमोजीनियस होगी। एक स्टेज के बाद इस dy और dx को हटाने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। जब इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा तो इंडेफिनेट पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, है ना। यहाँ तक कर लेंगे आप, अगर यहाँ की चीज़ समझ नहीं आई इंडेफिनेट इंटीग्रल में तो क्वेश्चन यहीं पे छूट जाएगा। उसके बाद क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। यहाँ मेरे को नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा था, साथ में एक माइनस को बाहर लेके वैसा कर लिया। उसके बाद एक जो कांस्टेंट आ रहा था उससे मैंने ln c लिख लिया, क्योंकि वो अल्टीमेटली अपने आप में भी एक कांस्टेंट है। उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके लॉग को काटा, बाकी चीज़ें जो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में दी होती है उसका इस्तेमाल किया। सबसे पहले दिया था y की वैल्यू जब x 0 होगा कितनी होगी, 1, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, वहां से c की वैल्यू आई। c की वैल्यू आने के बाद जो हमारी इक्वेशन है ये जनरल सॉल्यूशन ना बन के अब क्या बन गया, मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया, उसके बाद तो आप किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हैं फंक्शन की, या कह लो फैमिली ऑफ कर्व्स की।
तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, ताकि उसके बाद कोई डाउट ना रह जाए आपके मन में कि ये क्वेश्चन किस तरह से होने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज। तो सबसे पहले तो एज सच मेरे को दिख नहीं रहा है कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। इसको जरा ब्रैकेट्स को खोल के देखते हैं, क्या पता हो जाए। यहां से क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कुछ दिख रहा है। काम करता हूं, जो डी वाई बाई डी एक्स है उन टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूं, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ये चीज अगर यहां आ जाएगी तो y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या ले लिया मैंने, कॉमन। तो क्वेश्चन ऐसा ही था कुछ, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, इस तरफ ले आया उसे, और इस टर्म्स को मैं वहां ले गया y माइनस ए वाई। देखना यहां से भी अब आपको दिख रहा है कि ये केवल x की टर्म है और ये केवल y की टर्म है। a तो क्या है मेरा, कांस्टेंट है। क्या कोशिश करता हूं x के साथ x रखने की, तो देखो जब dy है तो y वाली टर्म्स को इधर लाना पड़ेगा, तो यहां कुछ ऐसा बन जाएगा मेरा dy अपॉन y माइनस ए वाई स्क्वायर, और इस तरफ बन जाएगा मेरा dx अपॉन a प्लस एक्स या x प्लस ए, जो मर्जी कह लीजिए। अब मेरे को अपनी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आराम से दिख गई। जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दिख गई उसके बाद क्या करूंगा मैं, इसको इंटीग्रेट। तो दोनों तरफ मैंने क्या करना शुरू कर दिया, इसको इंटीग्रेट। उस तरफ का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, वो क्योंकि लीनियर है तो लॉग की टर्म्स में आ जाएगा। इस तरफ का इंटीग्रेशन आपका इंटीग्रेशन की एबिलिटी को चेक करता है कितना। तो यहाँ का तो आ गया मेरा क्या, ln a प्लस एक्स। इसको मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, जब इधर का सॉल्व कर लूंगा उसके बाद उसे देखूंगा। अब यहाँ देखना, यहाँ अगर मैं माइनस वन बाई ए कॉमन ले लूँ, माइनस वन बाई ए कॉमन ले लूँ तो कैसा बनेगा, डी वाई। माइनस वन बाई ए कॉमन ले लिया तो यहाँ से बन गया मेरा वाई स्क्वायर माइनस वाई बाई ए, क्योंकि जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई स्क्वायर माइनस का और प्लस का क्या आ जाएगा, वाई। वही चीज़ हमें ऊपर दी हुई है। अब यहाँ से देखना, इस चीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए माइनस वन अपॉन ए तो कांस्टेंट है, ये आपको वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली टर्म ऐसी कुछ बनानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस टू ए, बी की जगह क्या लेंगे हम, बी की जगह लेना पड़ेगा मुझे वन बाय टू ए, टू से टू कैंसिल, माइनस वाई बाई ए। तो यहाँ पे अगर मेरे को देख पाऊँ इसे, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, वाई माइनस वन बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब वन बाई टू ए का होल स्क्वायर था तो एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी, वो चीज़ मेरे को प्लस वन बाई टू ए स्क्वायर और माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस वन बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ मुझे दिख गई कैसी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसी। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसी टर्म दिख गई, उसका बाद मेरा क्या है फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसा होता है, वन अपॉन टू ए ln एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। तो वैल्यू पुट करते हैं, वन अपॉन टू ए कितना है मेरा, वन अपॉन टू ए ही है। ठीक, याद रखना इस इंटीग्रेशन के बाहर माइनस वन अपॉन ए भी था। ये जो माइनस वन अपॉन ए है ये इस इंटीग्रेशन के बाहर ही है भी। तो माइनस वन अपॉन ए को रहने देते हैं, अंदर इसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ln एक्स माइनस ए, एक्स कितना है मेरा, y माइनस वन बाई टू ए माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए। ठीक, और इक्वल टू के उधर आपको पता है ln x प्लस ए बचा हुआ है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है अभी। तो यहां से क्या करेंगे, देखेंगे डिनोमिनेटर में ये चीज कैंसिल हो रही है, ये 2a और 2a यहां पे कैंसिल हो जा रहा है। तो मेरे पे क्या बच रहा है यहाँ पे अल्टीमेटली, माइनस ln माइनस वन बाई टू ए माइनस वन बाई टू ए, माइनस टू टाइम्स टू है तो यहां बन जाएगा ऊपर माइनस वन बाय वाई माइनस वन बाय ए, टू ए माइनस वन माइनस टू, यहां बच जाएगा इतना, यहां से मेरा आ गया अपॉन में y इज इक्वल टू ln एक्स प्लस ए। और प्लस एक चीज जो हमें हर बार लिखनी है वो क्या है, ln c। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम ln c लिख सकते हैं। तो यहां से क्या है मेरा लगभग इक्वेशन सॉल्व दिख रही है। उसके बाद क्या करूंगा, इस वाले को इधर ले आऊंगा प्लस में, प्लस में आने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, log m प्लस log n। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस ए इंटू में
y माइनस 1/a अपॉन में y इज इक्वल टू c। लॉग भी मैंने कैंसिल कर दिया प्रॉपर्टी लगा के। अब अगर ध्यान से देखो इस y को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, cy आ जाएगा उस तरफ, यहां क्या आ गया x प्लस a। यहां देखना a को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ay माइनस 1 अपॉन में a फिर इधर जाके एक कांस्टेंट ही बनाने वाला है, a इधर जाके फिर से एक कांस्टेंट बनाने वाला है। तो मेरा आंसर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, x प्लस a इंटू ए वाई माइनस 1 इज इक्वल टू सी वाई ही रहने दो, a और c मल्टीप्लाई होके एक कांस्टेंट बना लेंगे। इस टाइप का आंसर आप देखते हैं, जरा चेक करते हैं। राइट हैंड साइड पे cy है, उधर x प्लस a और ay माइनस 1, x प्लस a सब में है, राइट हैंड साइड पे cy है और हमारा क्या आया था ay माइनस 1। देखना यहाँ पे 1 माइनस ay है मेरे पे ऑप्शन में, तो ये 1 माइनस ay को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये ay माइनस 1 मिल जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया माइनस से और राइट हैंड साइड भी करूं तो cy और माइनस cy बराबर ही होंगे, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, एक माइनस c भी एक क्या है, कांस्टेंट। तो हमारा यहां से क्या आ जाएगा, आंसर नंबर डी। तो क्या किया यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेंदी इसलिए था क्योंकि राइट हैंड साइड का आपका इंटीग्रेशन थोड़ा लेंदी बन गया, वहां पे आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ा। उसके अलावा कुछ नहीं था इसमें, वेरिएबल सेपरेट आराम से हो रहे थे। जब वेरिएबल सेपरेट हो रहे थे उसके बाद आपकी इंटीग्रेशन की टेस्ट शुरू हो जाती है। उस तरफ का इंटीग्रेशन तो हर कोई कर लेगा, इस तरफ का इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ी सी स्किल्स की जरूरत है। पॉइंट पे आपका अगर क्लिक हो गया तो आप कर लेंगे, नहीं हो पाया तो खेलते रहेंगे इस इंटीग्रेशन के साथ। उसके बाद माइनस 1 अपॉन ए बाहर लेके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और अल्टीमेटली क्या किया, सॉल्व करके इसको एक ऐसे फॉर्म में ले आया, है ना। और ये कहूँ तो ये जनरल सॉल्यूशन ही है, क्योंकि यहाँ एक कांस्टेंट अभी भी है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कोई कंडीशन दी होती तो मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल लेता। तो ये थे दो क्वेश्चन हमारे वेरिएबल सेपरेबल के। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, उसके बाद इस वेरिएबल सेपरेबल को आज खत्म ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास से होमोजीनियस पे आ जाएंगे, ठीक। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को लगता है ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से ज़्यादा इंटीग्रेशन की जरूरत है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन एक टाइम के बाद आके अपनी भूमिका निभाना खत्म कर देता है, उसके बाद क्वेश्चन सारा इंटीग्रेशन का ही बन जाता है वो, ठीक। इसको पक्का करने के लिए आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल पे अच्छी खासी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम कल अपने होमोजीनियस वाले पे आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, बोला है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एल लॉग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। अगर यहां से देखूं तो सर लॉग के अंदर dy बाई डी एक्स है, उसे मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा x और y के साथ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं अगर लॉग को इस तरफ ले आऊं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा e की पावर 3x प्लस 4y, सारा का सारा e की पावर में चला जाएगा। e की पावर में जाएगा तो इसको मैं सेपरेट कर सकता हूं, e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 4y, साथ में dy बाई डी एक्स। अब मुझे दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा। y वाली टर्म्स को ले आता हूं तो dy बाई ई टू द पावर 4y ऐसा कह लो इज इक्वल टू ई की पावर 3x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इसको ऊपर ले जाओ e टू द पावर माइनस 4y, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन में 3, e की पावर माइनस 4y का इंटीग्रेशन e की पावर 4y अपॉन में माइनस 4 इज इक्वल टू e टू द पावर 3x अपॉन में 3 प्लस c। इसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में पूछा है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इसने क्या बोला है, y0, जब x की वैल्यू 0 होगी y कितना आएगा 0, पुट कर देते हैं x और y की जगह 0 0 और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से आ गया e की जगह 0 पुट किया तो माइनस 1/4, x की जगह 0 पुट किया तो 1/3 प्लस c, तो c की वैल्यू यहां से कितनी आएगी माइनस 1/4 माइनस 1/3, तो ये बन जाएगा माइनस 7/12। c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से मेरी माइनस 7/12। अब c की वैल्यू माइनस 7/12 वापिस अगर इक्वेशन में पुट करूँ तो इक्वेशन कुछ ऐसे दिखने वाली है, माइनस 7/12। तो यहीं पुट कर देता हूँ e टू द पावर माइनस 4y अपॉन में 4 माइनस e टू द पावर 3x अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस 7/12। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसा आएगा, 7, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर राइट हैंड साइड पे माइनस 7 है, 7 e की पावर 3x e की पावर माइनस 4y, तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 e टू द पावर माइनस 4y माइनस
4e⁻³ 3x, ठीक है, 3e⁻⁻4y ये वाला प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ऐसा कुछ आंसर आपको दिखने वाला है, आंसर नंबर डी। क्या किया फिर से, इस बार वेरिएबल सेपरेट डायरेक्टली नहीं दिख रहे थे तो क्या किया, लॉग को मैंने e की पावर में किया, और e की पावर से क्या है वहां पे x और y क्या है अपने आप में सेपरेट होने लग गए। y0 इज इक्वल टू 0 का मतलब था x की वैल्यू 0 पे y 0 आने वाला है, वहां से हमने क्या किया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दिया। आई डोंट थिंक कि इस 3 या 4 क्वेश्चंस के बाद और जिस हिसाब से मैंने कंसेप्ट बताया उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल में कोई दिक्कत आनी चाहिए। हाँ, एक और तरीका है, इक्वेशन जो हम वेरिएबल सेपरेबल की तरह नहीं दिख रहे होते पर हम रिड्यूस कर सकते हैं, वो छोटा सा टॉपिक है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में होमोजीनियस के साथ ही पहले ले लेंगे। और यहाँ तक मेरे को लगता है वेरिएबल सेपरेबल में तो अब तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको जितने क्वेश्चन मिले, जिस भी रेफरेंस बुक से मिले, कहीं से भी मिले, आप वेरिएबल सेपरेबल्स के क्वेश्चन करिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेके। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।